अस्सलाम वालेकुम। शाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, मुल्क भर में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद हुकूमती ज़राए के मुताबिक आज सुबह 6 बजे तक के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 770 हो चुकी है, लेकिन जो आज़ाद ज़राए हैं उनके मुताबिक 779 अफराद अब तक इस वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 33 से 40 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। बिल्कुल शफात, 40 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में और तादाद बढ़ती जा रही है। और जैसे कहा जा रहा था कि अभी पीक का तयन नहीं किया जा सकता, पीक अभी आएगी। इसके बावजूद हमने देखा कि जब लॉकडाउन में नरमी की गई तो किस तरीके से लोग ईद की शॉपिंग के लिए ख़वातीन ना सिर्फ खुद बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगियाँ भी दांव पे लगा के बच्चों को शॉपिंग सेंटर्स लेकर आए, जिसकी वजह से लाहौर में और कराची में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग सेंटर्स जो हैं वो सील कर दिए गए। इस हवाले से बात करेंगे और बहुत सारी अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद जो ऑफिशियल डिजिट सामने आए हैं उसमें कि 33 अफराद जाँ बहक हुए हैं और इस वायरस ने 24 घंटे में मजीद 1452 अफराद को शिकार बनाया है, जिसके बाद ज़ेर इलाज अफराद की जो मजमूई तादाद है वो 25,323 हो गई है। और साथ ही एक बड़ा अहम मामला है सिंध के इलाके पीरगोट में जो टेस्ट सामने आए थे, जो कुछ दिन पहले सामने आए थे, उनके मुताबिक तकरीबन 289 अफराद पॉजिटिव थे, 289 अफराद पॉजिटिव। लेकिन अब हुआ ये है कि इस सारे मामले का निजी अस्पताल के टेस्ट ने भांडा फोड़ दिया है। जनरल सेक्रेटरी फंक्शनल लीग सरदार अब्दुल रहीम ने कहा है कि पीरगोट में 250 लोगों के टेस्ट मस्बत आए थे। मुतासर अफराद के दोबारा टेस्ट करने पर अब तक 88 में से 61 अफराद के टेस्ट मस्बत आ चुके हैं। बिल्कुल जी, और 27 अफराद के रिजल्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाला असद पठान। लाला, ये बताइएगा ये क्या मामला है? पहले इतनी बड़ी तादाद में लोगों के टेस्ट मस्बत आते हैं, दोबारा टेस्ट कराए गए तो नेगेटिव आए हैं। जी मदिया, सिंध हुकूमत की तरफ से जो कोरोना के हवाले से टेस्ट कराए जा रहे हैं वो इंतहाई मशकूक हो गए हैं और अब तो लोगों का उनसे एतबार भी उठना शुरू हो गया है कि एक ही इलाके पीर जो गोट के 250 लोगों के जो टेस्ट कराए गए थे, टेस्ट पॉजिटिव आए थे, उनमें से आज जो है वो 88 लोगों के टेस्ट कराए गए, जिसमें से 61 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं और 27 लोग जो है वो नेगेटिव आए। तो इस 61 लोग नेगेटिव आए और 27 लोग जो है वो पॉजिटिव आए। तो इस तरह की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मकामी लोगों में शक्कों को शुबात बहुत ज़्यादा तेज़ी से जन्म ले रहे हैं। उसके अलावा सिंध के लोगों में मजमूई तौर पर सिंध के तमाम इलाकों में इस हवाले से शक्कों को शुबात जन्म ले रहे हैं कि हमें जो बार बार पॉजिटिव करार दिया जा रहा था और वो जाके किसी प्राइवेट अस्पताल से जब टेस्ट कराते हैं तो वो वहाँ से नेगेटिव आ जाते हैं। तो इसने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया है। इसलिए यहाँ पर प्रॉपर सिंध हुकूमत को बेहतर अंदाज में एक टीम तश्कील देना होगी जो सब लोगों के, जितने भी लोग यहाँ पर पहले से पॉजिटिव करार दिए गए थे और जो नेगेटिव करार दिए गए थे उनमें से बहुत सारे लोग जब मुझे एक चीज़ बताइएगा, ये जो लोगों के टेस्ट सभी मस्बत आए हैं, 27 अफराद के टेस्ट अभी तक मस्बत आए हैं और 61 के नेगेटिव आए हैं, कोई बैकग्राउंड टेस्टिंग हो सकी है? अभी तक कुछ पता चला है किस बैकग्राउंड के लोगों के 27 टेस्ट मस्बत आए? देखिए जी, ये जो 27 जो पॉजिटिव आए हैं, इन 27 अफराद को पहले भी पॉजिटिव करार दिया गया था और इनके साथ जो 61 लोग नेगेटिव आए ये भी पहले पॉजिटिव करार दिए गए थे। अब वो नेगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो गए। इस तरह सिंध के और इलाकों में भी जो लोग नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं वो जाके प्राइवेटली जब चेक कराते हैं तो वो नेगेटिव आ जाते हैं। तो ये एक शकूक शुबात है, बहुत बड़ा एक इशू है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना ये कोरोना जो है वो बहुत तेजी से फैलेगा। जिन लोगों को कोरोना वायरस है वो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं और जिनको नहीं है वो पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है सिंध गवर्नमेंट के लिए, जिसके लिए जो है वो बड़ी माहिरों की टीम बिठाकर, डॉक्टर्स की टीम बिठाकर इस पर कोई सोच विचार होना चाहिए और बेहतर अंदाज में गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया जी लाला असद पठान, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। तर्जुमान GDA सरदार रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने शाम रमज़ान में वक्त दिया। सरदार साहब, पहले जब सिंध हुकूमत टेस्ट कराती है तो पॉजिटिव आता है, जब वो दोबारा से टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट नेगेटिव आते हैं, ये तमाम तर क्या सूरत हाल हुई आपके साथ? देखिए, हम पहले भी कहते थे ये बड़ा अलमिया है कि एक गैर संजीदा और निकम्मी हुकूमत सिंध में इस वक्त मौजूद है।
इन्होंने बड़े फखरी अंदाज में ये कहते थे कि जी वफाक से जो हमें टेस्टिंग किट्स नहीं मिले, हमें मास्क नहीं मिले वगैरह वगैरह, हमने खुद अपने मंगवाए हैं। अब ये जो सिलसिले सामने आ रहे हैं कि टेस्ट ये जब करा रहे थे पॉजिटिव है, वो भी एक साजिश थी, इस पे पहले बात हो चुकी है, अब दोबारा मैं नहीं करना चाहता। लेकिन अब जो ये आज के रिजल्ट सामने आए, इससे बिल्कुल साबित हो गया है कि इनके जो टेस्टिंग किट्स हैं वो नाकिस हैं, और इन्होंने पता नहीं कहाँ से मंगवाए हैं, कितने पैसों में मंगवाए हैं, कितना कमीशन खाया है। तो इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये टेस्टिंग किट्स कहाँ से मंगवाए इन्होंने, क्योंकि देखें ये तो स्पीच जो कोर्ट में 70% लोगों के टेस्ट जो थे वो बदल गए, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। ठीक है, राशिद शाह साहब का भी टेस्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, वहाँ से ये सारी बात चली है। तो जो टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं वो भी तो पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर टेस्टिंग किट इनका नाकिस है तो ये सारा का सारा जो टेस्टिंग का खेल है, इनका रैकेट है, ये सारा का सारा जो है एक्सपोज हो गया है। और अब जिसका भी टेस्ट हुकूमती इदारे के टेस्टिंग किट से हुआ है, मैं समझता हूँ वो मशकूक है, और ये बड़ी एक खतरनाक बात है। और सरदार साहब, तमाम चीज़ों के ये सिर्फ अंदरूनी सिंध की सूरत हाल नहीं है, बल्कि अगर कराची में भी बैठ के जिन्होंने टेस्ट करवाए हैं, अब वो तमाम तो लोग भी तजज्जुब का शिकार हो गए कि कहीं में दोबारा टेस्ट ना करवाना पड़े। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, जो हर जिसका टेस्ट हुआ है वो मशकूक हो गया है। और देखें हुकूमत की नाअहली इस बात से साबित होती है कि कोरोना के हमारे साथ मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं। हम सीधे मुर्तज़ा वहाब साहब के पास चलते हैं, जरा उनका मौक़िफ़ भी जान लेते हैं। मुर्तज़ा साहब, क्या हुआ है, क्या मामला है? पीरजो गोट में अचानक इतनी बड़ी तादाद में टेस्ट मस्बत आते हैं, फिर उसके बाद अचानक बहुत सारे नेगेटिव आ जाते हैं, क्या हुआ है? शफात, देखें जो पीरजो गोट के अंदर पहले 289 लोग पॉजिटिव आए थे, उनके टेस्ट भी सिंध हुकूमत नहीं किए थे। उसके बाद एक खबर ये आई कि एक और हमारे जो एमपी जब कराची पहुंचे और उनका वापस सिंध हुकूमत ने टेस्ट कराया एहतियात के तौर पर, और जब उनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, उनका टेस्ट नेगेटिव आया, तो सिंध गवर्नमेंट ने फर्दर उसको वेरीफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, और हमने रैंडम सैम्पलिंग जो लोग पहले पॉजिटिव आए थे उनमें से कुछ रैंडम लोग निकाले कि इनका टेस्ट वापस करते हैं, और उनका टेस्ट कराची में एक बार फिर कराया जाता है, तो उसके अंदर रिपोर्ट आ गई। ये शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट खुद चेक्स एंड बैलेंसेस उसने लगाए हुए हैं, और डॉक्टर्स भी ये बताते हैं कभी कभार फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, और हतमी तौर पर आप उस वक्त तक एसिटेन नहीं कर सकते कि आया कोई शख्स नेगेटिव है या पॉजिटिव जब तक उसके 2 नेगेटिव नहीं आते। तो इनका एक नेगेटिव आ गया है, उस नेगेटिव के बाद एक और टेस्ट इनका लिया जाएगा, और अगर इंशाल्लाह वो भी नेगेटिव आया तो दे विल बी ट्रीटेड एज क्योर्ड। ये तो नॉर्मल प्रोटोकॉल है जो सिंध गवर्नमेंट यूज कर रही है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये कहिएगा, ये शिकायत जो है ये बाकी शहरों से भी आ रही है। हमारे रिपोर्टर मुजफ्फराबाद से उन्होंने टेस्ट कराया तो टेस्ट उनका जो है वो पॉजिटिव आया, इस्लामाबाद जाके टेस्ट कराया तो इस्लामाबाद में जाके उनका टेस्ट नेगेटिव आया। तो ये प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या ये किट्स आपके पास नाकिस आ रही है या सैम्पलिंग कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? मदिया में मुजफ्फराबाद या इस्लामाबाद के लिए तो मैं जवाब नहीं दे सकता, उसके लिए तो वफाकी। लेकिन मैं तो किट्स की बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं किट्स के ऊपर भी कोई बात करूंगा तो लोग नाराज हो जाते हैं, फिर खामखा में फिर एक इल्जाम तराशी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। किट्स का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कभी कभार सैम्पलिंग का भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभार ये होता है कि जो लोग सैंपल इकट्ठा करने के लिए गए शायद वो सही तरीके से सैंपल नहीं उठा पाए। ये गलतियां हो सकती हैं, एक ये ह्यूमन प्रोसेस है, इसके अंदर कोई मैकेनिकल अंदाज से काम नहीं होता। एक शख्स जाता है सैंपल लेने के लिए, अगर वो सैंपल इकट्ठा करने में उससे कोई गलती हो गई तो टेस्ट जो है आपका का प्रोसेस गलत भी हो सकता है। एक चीज मुर्तज़ा दोबारा क्लियर कर दीजिएगा, ये जो टेस्ट पहले हुए ये गवर्नमेंट ने कराए थे, और जब उनकी रीवेरिफिकेशन हुई तो वो भी सिंध गवर्नमेंट ने की है? जी शफात, हमने दोनों टेस्ट, पहला टेस्ट भी पीरजो गोट का हमने किया, और हमने क्यों किया कि हमें पीरजो गोट से एक खातून का पता चला जिनकी डेथ हुई थी, जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो सिंध हुकूमत ने एहतियात के तौर पर रैंडम सैम्पलिंग जब पीरजो गोट के अंदर की तो उसमें एक नंबर आया जो कि पॉजिटिव था। उसके बाद रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस भी सिंध गवर्नमेंट ने खुद किया, हमारी टीम ने, हमने टेस्ट कराए, अखराजात हमने बेयर किए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरदार रहीम साहब GDA से हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यस्मीन राशिद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।
100 हमारे पास इस वक्त टाउन की उसकी और उसमें डोनेशन लिखी हुई, ये सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है ये जब तक हमारे पास मुकम्मल तौर पे आएगी नहीं, हम मज़ीद आगे कोई पेमेंट नहीं करेंगे। इसलिए ये जो गलत फहमी क्रिएट की गई कि खुदा न खास्ता हमने 96 करोड़ रुपए जो हैं ये एक्सपो सेंटर पे लगाए हैं, तो खुदारा ये बिल्कुल एक गलत और बेबुनियाद बात थी। अफसोस मुझे इसलिए बहुत हुआ कि बड़ी मेहनत से 9 दिन के अरसे के अंदर अंदर अगर लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने मेहनत करके एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया, तो जब हम इस तरह शक व शुबहात की बातें करते हैं तो जो लोग आजकल दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है। इसीलिए मैंने ख़ास तौर पे कमिश्नर लाहौर से कहा कि जी आप सारी डिटेल्स भेज दें ताकि मैं मीडिया के सामने ये डिटेल्स रख दूं। तो मैं रिपीट कर रही हूं कि एक्सपो सेंटर की अब तक पेमेंट जो है वो 2 करोड़ रुपए हुई है, सिर्फ 2 करोड़ रुपए, और पिछले काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है और अब तक इसके अंदर 490 लोग जो हैं वो इसमें दाखिल हुए हैं और इनमें से 275 लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके अपने घरों को वापस गए। टोटल इस वक्त जो हमें फंड्स दिए गए थे हेल्थ के मद में, वो मैं बताना चाह रही हूँ कि 5.1 बिलियन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स को दिए गए और 6.7 बिलियन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर को दिए गए। जहाँ तक प्राइमरी हेल्थ केयर का ताल्लुक है, अगर आप ये फाइल आप सबको मिली है, इस फाइल के अंदर एक एक हस्पताल, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि तकरीबन 47 हस्पताल हैं और उसमें जैसे अजीज़ भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल के सबसे ज़्यादा तादाद वहाँ आपको पता है लाहौर के बाद मरीज़ों की थी। 10 करोड़ रुपए उन अस्पताल को दिया गया जो सिर्फ अपना नहीं बल्कि 200 बेडेड फील्ड हॉस्पिटल का भी ख्याल कर रहे हैं जो कि ज़िला गुजरात में है और उसकी मेयो अस्पताल लाहौर को हमने 10 करोड़ दिए हैं, जिसके अंदर वो जो हमारा 1000 बेडेड कोविड हॉस्पिटल है उसका भी वो इस 10 करोड़ में से ख्याल कर रहे हैं। इसी तरह PKI लाहौर को 10 करोड़, निश्तर अस्पताल को 10 करोड़ और रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को 10 करोड़ दिया गया है। बाकी सारे अस्पतालों की सब लाहौर जनरल हॉस्पिटल सबकी अलहदा डिटेल दी गई है। इन 96 करोड़ रुपए को बांटा गया बाकायदा बाकी सारे अस्पतालों के अंदर। ये जो हमने एक्सपेंसेस किए 96 करोड़, उसमें 7 करोड़ के अलावा बाकी हमने पैसे बांटे ताकि वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी ख़रीदारी कर सकें, अपनी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का, अपनी दवाइयों का, जो कंज्यूमेबल्स हैं उन सब का। तो ये सारी डिटेल दी है और अब तक हमारे टर्शियरी केयर जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अब तक कितना टोटल आपने अभी तक एक्सपेंस कर चुके हैं? 88 करोड़ अभी तक। ये 88 करोड़ इसलिए कि जहां खर्चा हुआ है खर्चा भी लिख दिया है और जहां आगे मजीद देना, तो 88 करोड़ रुपए जो हैं वो ऑलरेडी इनको दिया है। तो 88 करोड़ अस्पतालों के दरमियान में बांटे गए हैं और हर अस्पताल का नाम अलहदा लिखा हुआ है। जहां तक कहा गया कि जी इन्होंने कंसल्टेंट्स और सबको हायर किए, तो मैं आपको बताती चली जाऊं, आज से 3 हफ्ते पहले तक हमारा एक्सपो सेंटर जो है वो रन कर रहा था मेयो हॉस्पिटल और उसके वहाँ से अमला आके रन कर रहा था। अब तक हमने जो लोग हायर किए हैं वो लाहौर के अंदर 268 डॉक्टर्स किए हैं, आपके रावलपिंडी के अंदर 69, गुजरात में 21, सरगोदा में 8, मुल्तान में 10। इंटरव्यू तकरीबन 1000 लोगों का किया गया था और ज़रूरत के मुताबिक जैसे जैसे लोग मांगते हैं कि हमें और डॉक्टर्स चाहिए या नर्सेस चाहिए उस तरह दिए जाते हैं। तनख्वाह पहली दफ़ा अब दी जाएगी उनको, क्योंकि उनको रिक्रूट किए हुए अभी 3 हफ्ते हुए हैं। तो इसलिए ये सारी गलतफहमियां दूर करने के अलावा रोस्टर जो है एक और बहुत उसमें ये बात कही गई थी कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं होते और शायद खुदा न खास्ता खाकरोब जो हैं वो अस्पताल चला रहे हैं। डॉक्टर असद असलम मेरे साथ बैठे हुए हैं, आपको पता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनको मैंने ख़ास तौर पे इसीलिए बुलाया क्योंकि इनका ये कहना है
कि 2 या 3 मरतबा कम से कम इन्होंने पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रही थी। आज वैसे ऑफिस आते हुए यूजुअली मेरे घर से ऑफिस तक का रास्ता तकरीबन 15 से 20 मिनट का है, लेकिन आज मुझे तकरीबन सवा घंटा लगा है, और वो इसलिए क्योंकि कोरोना के खौफनाक फैलाव है जी। लेकिन पाकिस्तानी सड़कों पे कूद पड़े, उनको लगता है शायद ये आखिरी मौका है और शायद ये आखिरी ईद है। एग्जैक्टली शफात, आपने तो 15 मिनट की बात की, तो मुझे भी, क्योंकि मेरा घर काफ़ी दूर है, तो मुझे उससे भी कहीं ज़रा टाइम लगा। सिर्फ प्रॉब्लम ये है क्योंकि कल से लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि बस यही दिन है जितनी शॉपिंग करनी है वो आज ही कर लें, क्योंकि उसके बाद तो मार्केटें हो जाएंगी बंद। क्योंकि हम लोगों ने तो मार्केटों में बोल दिया है धावा। खवातीन जो हैं वो अपने बच्चों समेत मार्केटों में आ गई हैं, ईद की खरीदारी करी है। कल अरबाब चांडी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, जो वो लोगों से रोक के पूछ रहे थे कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो किसी ने बोला मेरा दम घुट रहा है, किसी ने बोला मैं क्यों पहनूं मास्क, और किसी ने बोला कि भाई मतलब कोरोना होगा तो मास्क पहनेंगे। तो अभी तक शफात लोगों को रियलाइजेशन जो है कराने में काफ़ी टाइम लग रहा है। एक रिपोर्ट हमने कल के लिए कल के वाले से तैयार की है कि किस तरीके से मार्केटों में रश था। ये रिपोर्ट देखे फिर इस पर तबसरा करते हैं। ये मनाजिर आपके सामने है जब से कोरोना वायरस का दुनिया में आउटब्रेक हुआ है। हम मुसलसल इस हवाले से बात करें, मुसलसल ये कहा जा रहा है कि बगैर किसी ज़रूरत के घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन लोग हैं कि वो सुन ही नहीं रहे। और आगे ईद की शॉपिंग के लिए आप ये बताएं कि आपने ईद की शॉपिंग किस चीज़ के लिए करनी है, जब तमाम तर पूरी दुनिया में एक तरह से लॉकडाउन का समा है। आप सऊदी अरब की बात करें, वहाँ ईद पे कर्फ्यू शफात नाफिज कर दिया गया है। तो आप लोगों ने ईद के ये नए कपड़े पहन के कहाँ जाना है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगियाँ दांव पे लगा रहे हैं? जनाब, ये सूरत हाल है मार्केट्स की, जिसके बाद ताजरों और सार्फिन की जानिब से कोरोना बचाव की SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 100 से ज़ायद दुकानें सील कर दी गई। सिटी डिवीजन में 45, शालीमार, कैंट, रावण में 15 दुकानें सील की गई। शालम मार्केट में SOPs पर अमल ना करने पर 45 दुकानें सील की गई। डिफेंस और सदर में भी दुकानें बंद करा दी गई। हाफिजाबाद में शहर की तमाम बड़ी मार्केट्स बंद करवा दी गई। मेडिकल स्टोर्स और किराना शॉप समेत तमाम कारोबार बंद है। हाफिजाबाद में इस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन है। नारोवाल की अगर हम बात करें तो नारोवाल में भी इंतजामिया हरकत में आई है और SOPs अमल ना करने पर जफरवाल रोड, रेलवे रोड पर 3 दुकानें सील और मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची में सील की जाने वाली मार्केट्स खोली नहीं जा सकी। गुज़िश्ता रोज ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा, विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट और अरहम शॉपिंग सेंटर को भी सील किया गया था। अहम खबर शेयर करते हैं आपके साथ। वफाकी हुकूमत का कस्टम तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। ऑर्डिनेंस के तहत कस्टम एक्ट 1969 में तरमीम की जाएगी। ऑर्डिनेंस तरमीम के लिए सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, इंपोर्ट पॉलिसी और कस्टम के मामलात में बेहतरी लाने के लिए वफाकी हुकूमत ने एक कस्टम तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है और अब ये ऑर्डिनेंस तैयार करके मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवाया गया है। जहां और बहुत से मामलात में बेहतरी आएगी, वहीं ऑर्डिनेंस के तहत जान बचाने वाली जो मेडिकल ग़िज़ाएँ हैं उनको इंपोर्ट करने में आसानी होगी और मेटाबॉलिज्म के बीमारी के शिकार बच्चों की लाइफ सेविंग ग़िज़ा भी आसानी से दस्तियाब हो सकेगी। ये मामला वफाकी वज़ीर फैसल वाडा की जानिब से काबीना इजलास के दौरान उठाया गया था और उन्होंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी कि ऐसी लाइफ सेविंग ग़िज़ा जो मेटाबॉलिज्म के शिकार बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है वो पाकिस्तान नहीं पहुंच रही। तो इस मामले पर वज़ीर आज़म ने ख़ुसूसी इक़दाम करने की हिदायत की थी और अब इसे ऑर्डिनेंस एक्ट में शामिल किया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की इजाज़त से लाइफ सेविंग मेडिकल ग़िज़ा सस्ते दामों इम्पोर्ट की जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। ख़वातीन हज़रात, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। और अभी आपको ले चलते हैं वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक फीलिंग शुरू में ये थी कि अगर लोग 9वीं से 10वीं प्रमोट हो जाते हैं और 9वीं का इम्तिहान जो है वो नहीं दिया तो उसको कंपोजिट एग्ज़ाम दें। ऐसे नहीं हुआ, वो कंपोजिट एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो आप 12वीं का नंबर है वो कैलकुलेट कर लिए जाए। यानी कि कुछ चीज़ों में हम आगे देख रहे हैं कि जी हम 10वीं में प्रमोट कर रहे हैं 9वीं के बेसिस पे और इस तरह कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों में हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि जो स्टूडेंट्स
इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। सो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए और वो अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट कर। क्लियर हो गया जी? अब आ जाए जी तीसरी कैटेगरी पे। अब हमने सोचा था कि जिन्होंने ग्रेड 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना है उनके साथ क्या किया जाए। तो उनसे फैसला ये हुआ है कि जिन्होंने अपने क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के सारे इम्तिहानात जो हैं वो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हैं उनको 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज किया जाए, यानी कि वो 11वीं के बाद यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बाकी सिर्फ इसमें एक हमने एडिशनल किया है, क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया तो उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई करके और उसमें ये फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। और ये जो 3% इजाफा है ये पुराने इम्तिहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक्स से कि 12वीं का रिज़ल्ट और 10वीं का रिज़ल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और कैटेगरी है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40% सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में। उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, उनको और कुछ नहीं ग्रेड नहीं किया जाएगा, पासिंग मार्क्स दे दिए अप टू 40%। यानी कि जो टोटल इम्तिहान है उसके 40% मज़ामीन में अगर कोई फेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे 9वीं और 11वीं के बुनियाद के ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी कुछ कैटेगरीज रह जाती हैं ऐसी जो कि इस सारे फार्मूले में फिट नहीं करती। वो कैटेगरीज क्या है? ऐसे लोग जो कि अपने 11वीं के इम्तिहान पे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो समझते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम 12वीं के इम्तिहान में अपनी ग्रेड को मज़ीद इम्प्रूव जो है वो कर सकते थे। एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी ये थी कि जिन लोगों ने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था लेकिन वो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे 12वीं का और उनके पास 11वीं का रिज़ल्ट रिलाई करने के लिए नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मज़ामीन में इम्तिहान देना चाहते थे। मसलन कई लोग हैं जो मेडिकल से इंजीनियरिंग में आके मैथमेटिक्स के इम्तिहान देना चाहते हैं और वो सारा इम्तिहान नहीं ले रहे थे, वो चंद मज़ामीन में इम्तिहान ले रहे थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल हो गए थे, यानी कि वो पास मार्क्स की उसमें नहीं आते। तो इन 4 कैटेगरीज़ के लिए हमने फैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा नंबर होगा और ये इम्तिहान हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। सो मैं फिर रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, ख़ास तौर पे बच्चे हमारे देख रहे हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम्स किन के लिए होगा। नंबर 1 जो अपने ग्रेड जो उनका क्लास 11 का रिज़ल्ट है जिसकी बुनियाद पे उनको यूनिवर्सिटी में जाना है और बाकी क्योंकि 12वीं का इम्तिहान नहीं हो रहा
तो उनको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको मौका मिलेगा कि वो एक और इम्तिहान में बैठ सके, लेकिन ये थोड़ी कैटेगरी होगी, थोड़े लोग होंगे। दूसरे वो कि जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे और उसमें कई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं जो एक साथ ही 12वीं का इम्तिहान दे रहे थे और उनके पास 11वीं का रिजल्ट नहीं है, वो हो गए। तीसरा कि जो चंद सब्जेक्ट्स का इम्तिहान दे रहे थे, और चौथा वो कि जो 40% से भी ज़्यादा फेल हो गए थे, तो उसमें उनको एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो इम्तिहान का ट्रांसक्रिप्ट होगा 12वीं का, उसमें टोटल नंबर दिए जाएंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। जो उनके 11वें के टोटल नंबर हैं उनमें 3% ऐड करके वो उनका रिज़ल्ट जो है वो उसका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये इसलिए किया गया है कि बोर्ड्स उसमें लिखेंगे कि हमने पुराने हिसाब के मुताबिक अंदाज़ा लगाया है कि ये बेस्ट प्रेडिक्शन है उनकी परफॉर्मेंस की। ठीक है जी। जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा लेना है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 1 जुलाई तक इंडिकेट कर दें अपने अपने बोर्ड्स को कि हम स्पेशल इम्तिहान देना चाहते हैं। यानी कि ये तकरीबन 29 बोर्ड हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि ये इतने कम बच्चे होंगे कि उनको सेपरेट करके, लेकिन फिर भी ये फैसला बाद में होगा सितंबर और नवंबर के दरमियान कौन सा पीरियड है जिसमें हम हालात का जायज़ा लेके ये स्पेशल एग्ज़ाम। मेरा ख्याल है क्लियर तो है, लेकिन एक दफ़ा मैं अगर थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं, कई दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। वो पहली बात कि जिन्होंने 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया वो सारे प्रमोट हो गए। ठीक है जी। उसमें प्राइवेट भी हो गए, उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी हो गए। ठीक है जी। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद जो हैं वो बता रहे थे, और स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने मैट्रिक एग्ज़ाम्स को लेकर। उनका ये कहना था कि वो बच्चे जिन्होंने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया उनको प्रमोट कर देंगे, और वो बच्चे जिन्होंने 10वीं के इम्तिहानात देने हैं और जिनके 12वीं के इम्तिहानात होने हैं तो उनको उनकी पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस में 3% जो है वो ऐड करके, यानी कि किसी ने अगर 9th में 60% लिए हैं तो 10th में उसको 63% लेके उसको आगे प्रमोट कर देंगे। खास तौर पे वो लोग जो कि ऐड मैथ्स ले लेते हैं या कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले लेते हैं या कोई पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, उनके लिए स्पेशल एग्जाम सितंबर से नवंबर के बीच में कहीं ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो आप लोग एहतियात करें इंशाल्लाह और इंतजार करें, चिल करें, कोई टेंशन नहीं है। सिंध के हवाले से आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले सईद गनी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने सिंध के महकमा तालीम के हवाले से भी बताया कि क्या करने जा रहे हैं। तो जनाब अब फैसला हो गया। तो जैसे अब से कुछ देर पहले सईद गनी साहब ने बताया कि जो 9वीं और 11वीं का इम्तिहान है वो नहीं होगा, और जो 10वीं और 12वीं का इम्तिहान है वो 9वीं और 11वीं के रिजल्ट में 3% का इजाफा करके दे दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात उन्होंने की है कि सिंध में भी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात नहीं होंगे। इम्तिहानात के बगैर ही तुलबा को अगली जमात के लिए प्रमोट किया जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी के मुताबिक इसके लिए कानून में तरमीम की जाएगी, जिसका फैसला जल्द अज जल्द कर लिया जाएगा। सूबाई वजीर तालीम के तर्जुमान ने इस फैसले की साथ में तस्दीक भी करती है, और इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बोर्ड के चेयरमैन इनाम अहमद साहब। इनाम साहब बहुत शुक्रिया, आपने शाम रमज़ान में हमें वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि अगर इंटरमीडिएट के इम्तिहानात ना लिए गए तो फिर प्रमोशन के लिए कौन सा कुलिया इस्तेमाल होगा? ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने जैसे भी बताया कि सईद गनी साहब ने, हमारे वज़ीर तालीम है और फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, दोनों ने ये प्रोसीजर बता दिया है। तो यही चीज़ हमने तकरीबन प्रपोज की थी और वो अब उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इसमें एक तो ये है कि जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो 10th में आ जाएंगे, और उनके जो 9th के टोटल मार्क्स हैं वो उसके इक्वलेंट जो है वो सेकंड ईयर में, इंटर में हम। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इनाम साहब ये बता दीजिएगा कि जो DMC आती है तो DMC में कौन से मार्क्स होंगे? 9th की बुनियाद पे ही 10th के मार्क्स लगे होंगे या सिर्फ 9th की DMC की बुनियाद पे लोग कॉलेज एडमिशन में चले जाएंगे?
नहीं, वो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9th के मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो टोटल नंबर होगा वो लिखा जाएगा उसमें उसकी डीएमसी, ठीक है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स मैट्रिक में नहीं लिखे जाएंगे। सही। जी। अच्छा इनाम साहब ये भी कहेगा कि जैसे अभी शफकत महमूद साहब जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि उन बच्चों के लिए डेमोग्राफी थोड़े चेंज हो गए जो अपने 11वीं के इम्तिहानात से सेटिस्फाई नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 9th के बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स से लिए और उनको ये कि वो 10th के बोर्ड में अगर अच्छे मार्क्स लेंगे तभी उनका मेडिकल कॉलेज में या उनके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो सकेगा, उनके लिए फिर क्या शर्त है? देखिए इसमें जो प्रोफेशनल कॉलेजेस के एडमिशन है ना उनका एक क्राइटेरिया अलग होता है, वो उनके अपने भी एक जो ना एंट्री टेस्ट होता है। जी। तो उसके मार्क्स प्लस हमारे मार्क्स उनको मिला के फिर जो भी बच्चे तो उसकी मेरिट लिस्ट बना लेंगे और जो भी क्वालिफाई करेगा उसको। सही। इनाम साहब आपकी आवाज़ हम तक सही तरह पहुंच नहीं पा रही, लेकिन मामला पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया सर में के लिए। तो बच्चों और ख़ास तौर पे बच्चों के पेरेंट्स जो देख रहे हैं हमें, बिल्कुल आप इजी हो जाएं, इस साल एग्जाम्स नहीं हो रहे और जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं उनके लिए बाहर एक स्पेशल एग्जाम बाद में होना। बिल्कुल एग्जैक्टली 4 कैटेगरीज जो है शफकत महमूद साहब ने अनाउंस भी की थी, इस वाले से तस्करा कर देंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं शाम रमज़ान में अहम खबर शामिल करते चले। हुकूमत सिंध का सूबे में 6 इन्फेक्शियस डिजीज़ अस्पताल बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध और सूबाई वजीर सेहत की सदारत में इजलास हुआ जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। अरबाब चांडे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अरबाब बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? आज चीफ सेक्रेटरी की सदारत में इजलास हुआ और इस इजलास में ये 6 नए हॉस्पिटल्स बनाने का फैसला किया गया, क्योंकि ये कोरोना वायरस के दौरान जब रिसर्च की जा रही है तो इसमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ कोरोना वायरस की रोकथाम नहीं बल्कि इस दौरान कुछ नफ्सियाती और कुछ और मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, जिनके सिलसिले में सिंध हुकूमत ने आज एक बैठक की और यहाँ पर खजाना, सेहत और मुख्तलिफ महकमों को सेक्रेटरी को चीफ सेक्रेटरी ने बिठाया और वहाँ पर ये फैसला हुआ कि 6 नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएं जिनमें मुख्तलिफ अमराज खुसूसन माहिरीन डॉक्टरों को बिठाया जाए और उनके अमले की ट्रेनिंग भी करवाई जाए। और इस ट्रेनिंग के सिलसिले में ये भी कहा गया कि जो अखराजात हैं वो तमाम के तमाम तर सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी, हाँ, लेकिन जब इस को चलाने का मामला हो तो फिर जो है प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये मामला किया जा सकता है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी अरबाब चांडे हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। और अभी आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन कोरोना की वबा के पेश नज़र दुनिया भर से खुसूसी परवाज़ों के जरिए पाकिस्तान को वतन वापस लाने के लिए कोशा है और इस दौरान इमदादी परवाजें ऑपरेट करते हुए कौमी एयरलाइन के मुताबिक मुलाजमीन वायरस का शिकार हुए हैं और करंतना गए हैं। खुशी की बात लेकिन ये है कि अब उनमें से बेशतर वायरस को शिकस्त देकर अपनी ड्यूटीज़ पर वापस आ गए हैं। सेहतयाब होने वालों में कॉकपिट और केबिन क्रू के अरकान शामिल हैं और इसी जो मामला है इसमें अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को इस मेरे ख्याल में पूरे मामले में बड़े ऐसे तरीके से निभाया है इन्होंने। और ऑब्वियसली बड़ा रिस्क है जी कि जब आपको ये पता हो कि आप एक ऐसा फ्लाइट ऑपरेट करने जा रहे हैं जिसमें वापसी पे आप वायरस कैच कर सकते हो और कैच कर भी रहे थे। बहुत सारे लोगों ने वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन उसके बावजूद फ़्लाइट्स ऑपरेट होती रही। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तर्जुमान PIA जनाब अब्दुल्ला साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि कितने मुलाजमीन हैं अब तक जिन्होंने सेहतमंद होने के बाद ड्यूटी ज्वाइन की है? अभी तक टोटल मिला के PIA के कुछ 33 एम्प्लॉइज़ थे जो कि कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे, जिसमें से 28 जो थे वो हमारे फ़िज़ाई मेज़बान यानी हमारे
जो ऑन बोर्ड क्रू है वो थे, और बाकी जो थे वो 5 हमारे ज़मीनी अमला था। इनमें से जो क्रू था उसमें से 28 में से 25 लोग सेहतियाब होकर वापस ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, 3 अभी तक आइसोलेशन में, जबकि जो 5 दूसरा क्रू था उनमें से अभी 2 आइसोलेशन में और बाकी 3 आपको वापस। अच्छा अब्दुल्ला, ये कहेगा कि खुसूसी परवाज़ों से मुसाफिरों की वापसी का सिलसिला तो तेज़ होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर रिस्क फैक्टर अभी भी मौजूद है, तो उस रिस्क फैक्टर के लिए क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जा रही हैं? पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहाँ पे कोरोना की टेस्टिंग को 100% इंश्योर किया जाता है। बहुत सारे वेस्टर्न और ईस्टर्न ममालिक जो कि हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, वो भी 100% टेस्टिंग इंश्योर नहीं करते। इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की एक रजीम है जो कि अपने जहाज़ों के ऊपर ऑन ग्राउंड दोनों जगहों के ऊपर इम्प्लीमेंट किए, जिसके अंदर जहाज़ों की मुकम्मल डिसइंफेक्शन, तमाम टच पॉइंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ एक दूसरे के साथ आप इंसानी टच हो सकता है उन तमाम जगहों की डिसइंफेक्शन, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग के जो बुनियादी उसूल हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना, और उसके साथ साथ जहाज़ पर चढ़ने से पहले और उतरने के बाद उनको सेफ्टी इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से चेक उनका करना, या अगर उनके पास कमी नहीं है तो उनको प्रोवाइड करना, और ज़मीन पे उतरने के बाद जो बाकी NDMA और हेल्थ सर्विसेज अपने टेस्ट लेती हैं वो इसके अंदर शामिल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बात है कि जो तमाम तर पॉसिबल एहतियाती तदाबीर हैं वो सारी की सारी। सही, बहुत शुक्रिया जी। खुशी की बात है कि जो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर हैं वो अपनाई जा रही हैं। पाकिस्तान का नाम उन ममालिक में से है कि जो मुल्क वापस आ रहे हैं, बैरून मुल्क से जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी कंप्लीट टेस्टिंग जो है वो करवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है। एंड शफात, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अभी भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उनसे हमारी यही दरख्वास्त है कि अभी इनफैक्ट ये पूरा साल अगर आप ट्रैवलिंग अगर शौकिया तौर पर करना चाहते हैं तो फिर उसको अगले आने वाले सालों में डिले करते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइन सुनते हैं, हेडलाइन सुनने के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। ब्रेक पे जाने से पहले हम ज़रा बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से, और साथ ही जो कारोबारी मामला जिस तरह से सेटल हो रहे हैं, और बहुत इम्पॉर्टेंट है जनाब तालीमी मामला, मगर ये सब हमने आपके सामने सेटल कर दिए हैं इस घंटे में। आज चूँकि 20वीं रमज़ान है, 20वीं रमज़ान मुबारक है, तो आज से आप देखेंगे कि मुल्क भर में लोग जो हैं वो एहतिकाफ़ में बैठना शुरू हो जाएंगे। तो आज ज़रा उस हवाले से बात करें। बिल्कुल जी, लेकिन सबसे पहले हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि अभी की टॉप स्टोरीज हमारे पास क्या है। तो टॉप स्टोरीज आपने जानी, और जैसे कि आज बता रहे हैं कि आज 20 रमज़ान मुबारक है, और रमज़ान मुबारक के आखिरी और जहन्नुम से निजात के इस अशरे में लाखों फर्जंदान इस्लाम मसाजिद में एतकाफ़ का एहतमाम करते हैं। ताहम इस बार कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में इज्तिमाई एतकाफ़ के इज्तिमात मनसूख कर दिए गए हैं। बड़े अहाते पर मुश्तमिल मसाजिद में सिर्फ 4 से 5 अफराद को एक ख़ास फासले पर बनाए गए हुजरों में मोतकिफ़ होने की इजाज़त है, और लाहौर में मिनहाजुल कुरान के इज्तिमाई शहर एतकाफ़ को मनसूख कर दिया गया है, जिसमें 25,000 मर्द व ख़वातीन शिरकत नॉर्मली करते थे। इसी तरह जामिया नईमिया, जामिया अशरफिया, बादशाही मस्जिद, जामिया मस्जिद दाता दरबार, जामिया मंसूरा और दीगर मराकज़ में भी जो इज्तिमाई एतकाफ़ की महाफिल थी वो मनसूख कर दी गई है। और ये सब इस तनाजुर में किया गया है कि चूँकि कोरोना वायरस का आउटब्रेक है, वबाई मर्ज़ फैला हुआ है, एक शख्स दूसरे शख्स के लिए और उससे जुड़े कई दीगर अशख़ास के लिए मोहलिक साबित हो सकता है, और इसी वजह से कोशिश की गई है कि इस बार रमज़ान मुबारक में जो इबादत एतकाफ़ है इसको महदूद से महदूद तर्क किया जाए, क्योंकि इंसानी जानों को बचाना मुकद्दम है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी एतकाफ़ का एहतमाम इस बार नहीं किया गया। लाहौर में और कराची में क्या सिचुएशन है ये जाने। लाहौर में हमें बादशाही मस्जिद के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशफानी, और साथ में कराची में हमें मेमन मस्जिद के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राफ़े हुसैन। हम इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे, इस्लामाबाद में भी जानेंगे क्या है, लेकिन सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ पर बादशाही मस्जिद के बाहर उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत, ये बताएगा कि लाहौर में इस बार क्या चल रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर कंपेयर किया जाए इस साल से तो बहुत कम लोग हैं। कितने लोग बैठे वैसे इस बार?
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जितनी भी मसाजिद है, इसी तरह लाहौर में भी एतकाफ़ के बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते थे और तारीखी इज्तिमात होते थे, जिसमें हज़ारों अफराद जो हैं वो शहर एतकाफ़ जो कि मिनहाजुल कुरान का था वहाँ पर बैठते थे। दूसरा बड़ा इज्तिमा जो एतकाफ़ का होता था वो बादशाही मस्जिद में होता था और लोग बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ बड़े दूर दूर से आते थे और बादशाही मस्जिद में आके एतकाफ़ बैठते थे, क्योंकि रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा है ये जहन्नुम से निजात का अशरा है, मग़फ़िरत का और बख्शिश का अशरा है। लेकिन एक वबा जो फैली हुई है कोरोना वायरस, उसके बाद अब बादशाही मस्जिद के तमाम दरवाज़ों पर यह लिख कर अवेज़ा कर दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से और महकमा औकाफ की जानिब से इस बार कोरोना वायरस के बाद बादशाही मस्जिद में एतकाफ़ पर बैठने पर पाबंदी होगी। उसकी वजह यह मुकद्दम यह है कि इंसानी जानों को बचाया जाए, क्योंकि शरई तौर पर भी हर चीज़ से मुकद्दम जो है वो एक इंसान की जान को करार दिया गया। यानी आप ये बता रहे हैं कि बादशाही मस्जिद में एक शख्स भी एतकाफ में मौजूद नहीं होगा? जी, लोगों के लिए यही कहा गया, लेकिन हमें जो अंदर से ये मालूम हुआ है कि शायद कुछ 3 से 4 जो मुंतज़मीन है, जिसमें मुअज्जिन है, मस्जिद के कुछ जो मस्जिद के इमाम हैं वो बैठ सकते हैं। 2 से 4 लोग जो हैं जो मुंतज़मीन है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसके अलावा आम शहरी जो है अगर वो चाहे तो वो हरगिज़ नहीं बैठ सकता, क्योंकि जब अजान का टाइम होता है, नमाज के औकात में भी जो लोग शहरी जाते हैं तो मस्जिद के दरवाज़ों पर लोग बैठे हुए हैं जो सैनिटाइज़र से उनके हाथों को पहले सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। जमात भी मुख्तसर से मुख्तसर होती है कि कम से कम लोग जो हैं वो शिरकत करें। आम लोगों के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाबंदी है कि बादशाही मस्जिद में एतकाफ़ पर कोई नहीं बैठ सकता। इसके लिए बाकायदा लिखकर अवेज़ा कर दिया गया। आम लोगों पर बिल्कुल पाबंदी है कि वो बादशाही मस्जिद में एतकाफ़ में नहीं बैठ सकते। कराची में क्या सूरत हाल है? मेमन मस्जिद के बाहर हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद है। राफे, मेमन मस्जिद में तो एक टाइम में बहुत ज़्यादा काफ़ी नमाजी यहाँ पर मौजूद होते थे जो एतकाफ़ में बैठते थे, इस साल क्या सूरत हाल है? देखिए मदिया, रमज़ान का आखिरी अशरा जिसमें एहतिकाफ़ एक अहम इबादत समझी जाती है, कराची में लाखों की तादाद में जो मोतकिफ़ीन थे वो एहतिकाफ़ इख्तियार करते थे, लेकिन इस बार कोरोना वबा की वजह से देखने में आ रहा है कि मसाजिद में इस तरह इंतज़ामात भी नहीं किए गए और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो काफ़ में एहतिकाफ़ इख्तियार नहीं कर रहे हैं। शरई तौर पर यह होता है कि अगर कोई भी एक मोहल्ले से या इलाके से शख्स बैठ जाए तो पूरे मोहल्ले या इलाके का एहतिकाफ़ जो है वो काउंट हो जाता है। जो बड़े बड़े जो इस वक्त मराकिज़ थे जैसे कि फैज़ान मदीना है, जामिया मस्जिद थानवी है, मेमन मस्जिद है, इसके अलावा कई ऐसी मसाजिद है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वो मुतकिफ़ीन एहतिकाफ़ इख्तियार करते थे, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि वहाँ पे एहतिकाफ़ नहीं हो रहा है। इस वक्त हम मेमन मस्जिद के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मेमन मस्जिद के हमें अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं है, हमें वीडियो भी जो है फुटेज भी बनानी नहीं दी गई है। कुछ लोग जो है ज़राए ने बताया है कि अंदर एहतिकाफ़ इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को एहतिकाफ़ इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। आम लोगों को एहतिकाफ़ इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। राफे हुसैन हमारे नुमाइंदे बता रहे थे मेमन मस्जिद के बाहर एक वक्त था कि जहाँ पे रश होता था और सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग होते थे। ज़रा फैसल मस्जिद का रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी वहाँ मौजूद हैं। क्या माहौल है, कितने अफराद फैसल मस्जिद में? क्योंकि मेरे ख्याल में 1000 से 1200-1500 लोग तक तो फैसल मस्जिद में अमूमन होते थे, तो इस साल क्या मामला होगा? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और फैसल मस्जिद जब एतिकाफ़ का वक्त आता है, लोग एतिकाफ़ बैठते हैं नमाज असर के बाद आज के दिन, और यहाँ जो इस वक्त बैग में आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल खामोशी है। और आम हालात में जब हालात नॉर्मल होते हैं तो यहाँ पे लोगों का रश होता है, अपने अपने बिस्तर, सामान और इस्तेमाल की चीज़ें साथ होती हैं और मस्जिद का रुख करते हैं। आज बिल्कुल वो मंजर नज़र नहीं आ रहा। फैसल मस्जिद जो है वो उसमें आम आदमी को एतिकाफ़ की इजाज़त नहीं दी गई, सिर्फ 15 लोगों को इजाज़त दी गई है कि वो एतिकाफ़ में बैठे हैं। उसमें भी ज़्यादातर मस्जिद इंतज़ामिया और यहाँ बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी जो इसके मुलेका है और ज़ेर इंतज़ाम भी उनके साथ है, इंतज़ाम में है, उनके कुछ लोग यहाँ पे हैं और एक आध आदमी जिसने ज़रूर खसूसी तौर पर लेकिन शर्त की गई है कि जो भी इन 15 लोगों में से यहाँ एतिकाफ़ में बैठेंगे, जो लोग आएगा वो उन्होंने कोरोना के टेस्ट करवाए हुए हैं और वो नेगेटिव हैं। इस हवाले से जो बाकी इंतज़ामात हैं, SOPs हैं जो तैयार किए गए थे, जिस पर उलमा और
मशाइख और हुकूमत के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक भी हुआ था, उस पर अमल दरामद के हवाले से भी इस रावलपिंडी अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जायद मशाइख हमारे नुमाइंदे जैसे फैसल मस्जिद के बारे में बता रहे थे कि जो 15 लोग फैसल मस्जिद में एतकाफ़ में बैठे हैं उनके लिए ज़रूरी ये था कि पहले वो अपने कोरोना के टेस्ट करवाएं। उनके कोरोना के टेस्ट नेगेटिव आए हैं तो अभी वो यहाँ पे एतकाफ़ में बैठे हैं। इसके अलावा हमने कराची में सूरत हाल देखी, मेमन मस्जिद के बाहर से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे राफ़ी हुसैन हमारे साथ थे, और लाहौर में बादशाही मस्जिद के बाहर मौजूद थे हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अहम खबर यहाँ शामिल करते चलें, कराची के इलाके साइट में फायरिंग का वाक़या पेश आया है जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम के मकामी रहनुमा मौलाना गुल रफ़ीक हसन जई को 2 गोलियां रखी हैं और वो ज़ख्मी हुए हैं। कामिल आरिफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी कामिल, बताइएगा कहाँ पेश आया है वाक़या? जी देखिए, साइट एरिया के इलाके में पेश आया है हारूनाबाद में, और वहाँ पर ये फायरिंग से मौलाना गुल रफ़ीक हसन जई जो हैं ये जख्मी हुए हैं। इनके सर में गोलियां मारी गई हैं। बज़ाहिर ये टारगेट वाक़या लग रहा है और इसमें ये शदीद जख्मी हैं, सिविल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और इसमें जो रहनुमा हैं जमात उलमा इस्लाम के, उनके मुताबिक मौलाना गुल रफ़ीक हसन जई को ट्रामा सेंटर इमरजेंसी में मुंतकिल किया गया है। मौलाना हसन जई पर हमलावरों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का इन्होंने मुतालबा भी किया है। कराची में एक बार फिर वो कहते हैं कि इस तरह से टारगेट करने का वाक़या पेश आया है, और इस तरह का एक वाक़या आज साइट एरिया के इलाके हारूनाबाद में पेश आया, जिसके ऊपर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामिल आरिफ हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ते हैं जी, और यौम अली के हवाले से बातचीत करते हैं कि यौम अली के जुलूस मुनक्किद करने पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। बिल्कुल जी, पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी साथ में जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत के मरासले के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों और गांव देहात में जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है कोरोना के आउटब्रेक की वजह से, ताकि ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा ना फैले। जहां पर और बहुत से मजहबी इज्तिमात वहां पर पाबंदी लगाई गई है। इसलिए यौम अली पे भी जो जुलूस निकाले जाते थे उन जुलूसों पे इसलिए पाबंदी निकाली गई है ताकि वो लोग जो कि बाहर निकल रहे हैं वो कोरोना से बचे रहें। घरों में SOPs के तहत मजालिस की मशरूत इजाज़त होगी। साथ में मजालिस के इनेकाद से पहले इंतज़ामिया को आगाह करना होगा। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को मजालिस में, महाफिल में आने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। हुकूमत बलूचिस्तान ने यौम अली और मजालिस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये तमाम हालात हैं उस तनाजुर में कि चूँकि कोरोना आउटब्रेक है और लोगों का मेल जोल, लोगों का एक जगह इकट्ठा होना बीमारी के फैलाव का बायस बन सकता है। और इसमें कोई तफरीक नहीं है किसी मज़हब की, किसी भी शख्स की, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, कोई तफरीक नहीं है। ये बीमारी हर एक पे हमला और ये हम सब की जिम्मेदारी शफात कि हमसे किसी एक नमाजी से किसी दूसरे नमाजी को कोरोना वायरस ना हो, क्योंकि हो सकता है आप तो अपने अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप करें लेकिन जो दूसरा शख्स है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके लिए ये जानी हमला एक तरह से ना हो जाए। साथ में ये भी ख्याल रखिएगा कि आपके थ्रू किसी और अज़ादार में ये वायरस ना जाए, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। आगे आपको बताते चलें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस की जो मुतासरीन की तादाद है वो 44,29,000 से तजावुज़ कर गई है। 2,98,000 से ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि अब कोरोना वायरस की नज़र हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक के क्या स्टैट्स हैं, इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। मालिक हैं जिन्होंने एहतियात की, जिन्होंने लॉकडाउन की पासदारी की, तो आज उनमें कोई केस आगे रिपोर्ट भी नहीं हो रहा। हम अमेरिका के हवाले से आपको बताते चलें कि अमेरिका में कोरोना वायरस से 3 रोज़ में शरह-ए-अमवात में कमी के बाद 24 घंटों बाद फिर से वहाँ पर हलाकत खेज साबित हुए और तमाम अस्पतालों और घरों में 1900 अफराद की जान चली गई। अमेरिका में कोरोना के केसेस दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि 15 लाख के करीब हैं, जबकि 85,000 के लगभग अमेरिका में तो सिर्फ अमवात हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जहाज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ये बताइएगा जहाज़ेब क्या तफसीलात हैं, क्यों ये वापस वेव आई है इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों की? जी देखिए, अमेरिका के अंदर कोरोना वायरस एक मरतबा फिर जो है वो सर उठा रहा है, और उसकी वजह यही है कि क्योंकि अब लॉकडाउन में नरमी हो रही है, लोग घरों में बैठ के तंग आ चुके हैं, अब लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार तो कर रहे हैं, लेकिन कई स्टेट्स ऐसी हैं, कई इलाके ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे। इस वक्त भी अमेरिका के अंदर जो पॉजिटिव केसेस हैं जो कि इस वक्त एडमिट है मुख्तलिफ अस्पतालों में, उनकी तादाद 14 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। 1.4 मिलियन मैं बात कर रहा हूँ।
और इसके अलावा जो अमवात हैं वो 85,000 से ज़ायद 85,000 से ज़्यादा जो है वो अमवात हो चुकी हैं अमेरिका भर के अंदर। और ये अमवात वो हैं जो कि रजिस्टर्ड अमवात हैं। जो कोरोना टास्क फोर्स है वाइट हाउस की, उसके मुताबिक ये डाटा सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि इस कोरोना वायरस से घरों में इंतकाल कर रहे हैं, उनका जो डाटा है वो इसमें शामिल नहीं है, जो कि इस वक्त हमारे पास जो ऑनलाइन आ रहे हैं 85,000 का, तो इसमें वो शामिल नहीं है। अब अमेरिका की रियासतें खुलना शुरू हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो रहे हैं। सदर ट्रंप फौरी तौर पर जो है तमाम 50 रियासतों में कारोबार ज़िंदगी को जो है दोबारा से मामूल पर देखना चाहते हैं, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंसदान हैं, और इवन उनके जो अपनी कोरोना टास्क फोर्स के अहम रुकन हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, वो भी उनसे इस मामले पर इख्तिलाफ करते नजर आते हैं। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया जी, जहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे अमेरिका में क्या हालात हैं। और बड़ा प्रेशर था जी अमेरिका में एक ख़ास सियासी जमात की जानिब से कि आप खोलें, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कोरोना वायरोना कुछ नहीं है। और वजह ये थी कि खुद उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी तरफ से जो ना डूबियस स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एग्जैक्टली वो एक दिन कोई और स्टेटमेंट देते थे, अगली स्टेटमेंट कोई और देते थे, और इन स्टेटमेंट की वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। खैर, हमने क्या करना है, हमने अपना ख्याल रखना है, और जैसे डे 1 से बात की जा रही है ना कि अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और बल्कि सैनिटाइजर से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है कि अगर आपने हाथ जो है वो अच्छे तरीके से धोएं। एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो हमारे सामने आई, गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत इलाका है जिसका नाम है जी गाहकोच। इसकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जो बच्चे हैं वो झील पर जाके जो है वो अपने हाथ धो रहे हैं। और शफात समहाउ ये वीडियो काफ़ी कम टाइम में वायरल हो गई, और 40,000 लोगों ने अब तक, तकरीबन 9,40,000 लोगों ने इसको अब तक देख भी लिया है। जी जनाब, और बच्चों को हाथ धोने का बताना, और बच्चों को पहले हाइजीन का सेंस डेवलप करना बड़ा मुश्किल काम है। और बच्चे जो हैं वो झील में हाथ धो रहे हैं, और आपके सामने ये मनाजर हम शेयर कर रहे हैं, और कोशिश करें कि आप भी अपने बच्चों को ज़रा हाइजीन कॉशियस करें, थोड़ा उन्हें बताएं कि बच्चों ये जो है ना सफाई और ये ज़रा हाथ धोना ये आपकी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है, वरना आप छींकें मारेंगे, खांसियाँ करेंगे और मामला गड़बड़ भी हो सकता है। और अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर तो मामला थोड़ा और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। चलें जी, अब हम आपको किचन में लिए चलते हैं, क्योंकि वक्त जो है वो इफ्तारी के काफ़ी ज़्यादा करीब आता जा रहा है। आई एम श्योर आप लोग भी अपने किचन में आप जा रहे होंगे, कुछ लोग तो अभी फ्रूट चाट भी काट रहे होंगे। लेकिन रात का जो खाना है आज हम आपको उसकी रेसिपी शेयर करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चिकन 65 कैसे बनता है, बड़ा मशहूर होता है, ज़रा देखिए। नहीं, अगर आपने इस चिकन की बोटियाँ ऐसे यूं करके केचप पे डुबकी दी, उसके बाद धनिया की चटनी में हल्की सी डुबकी दे के आपने खा ली ना, तो यकीन करें आपने हक अदा कर दिया। आज की रेसिपी का छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। लॉकडाउन में नरमी हो रही है, कारोबार खुल रहा है, और ऐसे में आवाम ने अब ये मुतालबा किया है कि SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी एटलीस्ट इजाज़त दी जाए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि वो काम पर कैसे जाए। खुसूसी तौर पर लोगों के घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो अस्पताल लेके जाने के लिए भी उनके पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं मवासलात की जिससे वो अपने घर वालों को, अपने प्यारों को अस्पताल लेके जा सकें। सबसे अजीब व गरीब बात यह है कि इस वक्त कराची की, लाहौर की सड़कों पे जो रश है उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, लिहाजा एक गाड़ी में एक शख्स सवार है और सब लोग अपनी अपनी बाइक्स लेके सड़क पे आ गए, जिसकी वजह से जो नज़्म नस्क है ट्रैफिक का वो बिल्कुल दरम बरम हो चुका है। ट्रांसपोर्टर्स हजरात ही कहते हैं कि हमें भी गाड़ियां चलाने की इजाज़त दी जाए, और शहर में चूंकि ट्रांसपोर्ट बंद है इसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक पे दबाव बढ़ रहा है बल्कि लोगों को कम्युनिकेशन के लिए दूसरा और कोई उनके पास अल्टरनेट भी नहीं है, खासतौर पे उन घरों में जिनमें कोई सवारी मौजूद नहीं। बिल्कुल शफात, आपने बात से कि दफ्तर जाना हो, अस्पताल या किसी और ज़रूरी काम से निकलना, सड़कों और बसों पर दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी के सबब लोग मुश्किलात का शिकार हैं, और इनका कहना है कि जैसे दीगर कारोबार बहाल किया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसे ही बहाल किया जाए। वो हुकूमत की बताई गई तमाम SOPs पर अमल भी करेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम ने भी वजीर आला को खत लिखा है जिसमें उन्होंने सर्विस बहाल करने की अपील की है। करीम ने अपने खत में यकीन दहानी कराई है कि वह हुकूमती SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे।
एक गाड़ी में एक पैसेंजर की पॉलिसी पर अमल करेंगे और गाड़ियों को डिसइंफेक्ट भी किया जाएगा। उबर और करीम की जानिब से ये खत वज़ीर आला सिंध को लिखा गया है। बिल्कुल इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इरशाद बुखारी साहब जो कि सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के। इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने शामिल रमजान में वक्त दिया। इरशाद साहब, लोगों ने तो मुतालबा कर दिया है कि जहां लॉकडाउन में नरमी की गई है वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाए। आप लोगों ने भी क्या यही मुतालबा हुकूमत के सामने रखा है, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही हैं? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ARY चैनल का इंतहाई मशहूर हूँ। ये बड़ा बर्निंग इशू है जिसमें आप दोनों ने अभी गुफ्तगू की। हकीकत ये है कि पहली बात तो ये करूँ, दो हिस्सों में बात आती है। एक तो हमारी रोजी और हमारी खुराक और हमारे फाकों की बात है, और दूसरा पब्लिक को मदद देना या पब्लिक को अपनी जगहों पे पहुंचाना। ये सर्विस ऐसी है कि हमारी रोजी रोटी ही नहीं है बल्कि आवाम की पब्लिक सर्विस है। ये आपने जैसे कहा कि लोग आप दुकानों पे कैसे जाएं, अपने कारोबार पे कैसे जाएं, ट्रांसपोर्ट है नहीं शहर में, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, अभी 10-15 दिन पहले हमें मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट अवैस कादर शाह साहब ने बुलाया कि जी हम आपको इजाज़त देना चाह रहे हैं SOPs के साथ। हमने उनसे कहा कि बिल्कुल हम SOPs पे हम अमल दरामद करेंगे। इरशाद बुखारी कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का सदर इसका जिम्मेदार है, और उन्होंने दूसरे हमारे साथ इंटरसिटी बस ओनर जो थे उनकी तंजीम को भी बुलाया हुआ था, जो शहरों में चलती है, जो सूबों में चलती है। वो भी तैयार थे, हम भी तैयार थे। फिर उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम खुशखबरी सुनाते हैं। वो खुशखबरी क्या सुनाई, उसके बाद 4 दिन बाद हमें सईद गनी साहब ने बुला लिया। अच्छा हुआ भाई, आपको एहसास हुआ। उन्होंने भी हमसे यही बात की, जी आपको खुशखबरी सुनाते हैं। लेकिन वो खुशखबरी सुनाते सुनाते अभी ताजरों को इजाज़त मिल गई। हम बहुत खुश हैं उनकी इजाज़त पे, और लोग आ जा रहे हैं। जो सूरत हाल है वो सामने है। अगर देखें कल परसों कुछ माल्स ने या कुछ शॉप मार्केटों ने खिलाफ वर्जी की है तो उनको दोबारा सील कर दिया गया है। तो हम कहते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट अगर हम SOPs पे अमल ना करें तो खुदा के बंदो हमें भी सील कर दो, हमें रोक दो, लेकिन हमारे मौत से हमारी जिंदगियों से मत खेलो। 2 महीने हो गए। बड़ी अच्छी बात कही आपने इरशाद साहब कि SOPs पे अमल दरामद हो, अगर आप ना करें तो उसके बाद सजा के मुस्तहिक तो बनते हैं, लेकिन कारोबार करने तो दिया जाए। सर, अब यहाँ पे एक सवाल और भी पैदा होता है, लेकिन उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम ज़ीशान हसीब साहब जो कि कंट्री जनरल मैनेजर हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कंट्री जनरल मैनेजर करीम हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान साहब, ये एक ख़त हम आज शेयर कर रहे हैं अपनी स्क्रीन पे जो कि उबर और करीम की जानिब से लिखा गया है वज़ीर आला सिंध को, जिसमें इंश्योर किया गया है कि SOPs मैनेज किए जाएंगे। क्या SOPs ऐसे हैं जिनके बारे में आपने ख़त लिखा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने शो में इंक्लूड किया। सबसे पहले तो जी हम सब रियलाइज़ करते हैं कि ये गवर्नमेंट के लिए इतना मुश्किल वक्त है और हम गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि हमें सिंध और पंजाब दोनों की तरफ से रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, एटलीस्ट सुन रहे हैं हमारी बात। देखें जी, रियलिटी ये है कि हमारे तकरीबन हर माह 1 लाख से ज़ायद कैप्टन हमारे पास आके इनकम कमाते हैं, और पूरे महीने की अप्रैल में अगर देखें तो इनको तकरीबन 1.5 अरब रुपए की इनकम लॉस हुआ है ये कैप्टन्स को। तो ये बेचारे, ये हमारे कैप्टन्स क्या करें, इनको कोई ना कोई जरिया चाहिए जिसके थ्रू ये कमा सकें। अभी भी देखें इंडस्ट्रीज काफी सारी खुल गई हैं, तो लोगों ने ट्रैवल तो करना है। सबसे सेफेस्ट और क्लीनेस्ट और हाइजीनिक तरीका जो है वो है ट्रैवल करें करीम के थ्रू, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट गाड़ियां होती हैं, पर्सनल लोगों की गाड़ियां होती हैं। इसके ऊपर बाकायदा हमने बड़े स्ट्रिक्ट SOPs वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क किए कि हम ये SOPs फॉलो करेंगे। और उन्हें SOPs में है कि फॉर एग्जांपल कैप्टन कस्टमर्स दोनों मास्क पहनेंगे, गाड़ी में हैंड सैनिटाइजर होगा, कैप्टन ग्लव्स के बगैर इस्तेमाल नहीं करेगा। लोगों पे भी हम लिमिट लगा रहे हैं कि जी एक गाड़ी पे नंबर ऑफ पीपल जो है वो भी लिमिट करेंगे हम। ज़्यादा लोग नहीं बैठने चाहिए, एक पैसेंजर बैठेगा, इमरजेंसी होगी तो दूसरा पैसेंजर बैठेगा। और सबसे आई थिंक ये जो है ये पूरी दुनिया में अगर आप देखें जहाँ जहाँ राइड हेलिंग स्टार्ट हो गई है, इससे अच्छे कहीं भी SOPs फॉलो नहीं हो रहे। सो वी विल फुली सपोर्ट गवर्नमेंट। हम पूरी सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को, SOPs करेंगे मेंटेन, जहाँ गवर्नमेंट कहेगी वहाँ हम उनका साथ भी देंगे। बट आई थिंक सबसे हमारी अपील ये है गवर्नमेंट से कि ये 1 लाख से ज़्यादा जो कैप्टन है हर माह जो हमसे कमाता है, ये कहाँ जाएं? ये वो लोग हैं जो कि इनको भीख मांगनी भी नहीं आती, और ये वो लोग हैं जो कि जिनका सोल जरिया कमाने का करीम था। तो हमारी अपील ये है कि थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस। लेकिन अगर इस प्रोसेस को जल्दी से जल्द
खुलवाया जा सके, सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। और हम फुल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेंगे SOPs मेंटेन करने में। ज़ीशान साहब, बहुत ज़्यादा लोगों का रोजगार वाबस्ता है इस ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से आपकी। इससे पहले भी आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों को नौकरी, सैकड़ों की तादाद में लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया था। खुदा ना खास्ता अगर ये दोबारा से लॉकडाउन में और स्पेशली ट्रांसपोर्ट के नरमी नहीं करते तो मजीद कितना नुकसान होगा आपको? देखिए जी, टिल डेट हमारे पास 5 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड कैप्टन हैं करीम के प्लेटफॉर्म में, तो आप ये समझिए, और हर माह तकरीबन 1 लाख से ज़ायद हमारे पास आके कमाते हैं। तो जब भी लॉकडाउन होगा, करीम इम्पैक्ट होगी, तो जाहिर है ये सारे एट रिस्क हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, क्योंकि देखें ये लॉकडाउन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि परमानेंटली कर दें, ये फेजेस में होगा। और उसमें भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा जो हाइजीनिक सेगमेंट है वो ये ही राइड हेलिंग कंपनीज हैं। साफ सुथरी हमारी क्वालिटी होती है, गाड़ियों को हम मेंटेन करते हैं, SOPs उसके अंदर हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे। सो आई थिंक उसमें भी अगर लॉकडाउन होता है तो ज़ाहिर है नुकसान तो मैंने आपको बता दिए बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन ये है कि इसको फिर हमें फेज तरीके के साथ गवर्नमेंट के साथ बैठ के प्लान तरीके से हमने लॉकडाउन को फिर इम्प्लीमेंट कर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इसी तरह करना पड़ेगा। एकदम से सबके लिए बंद कर देंगे तो उसका बहुत, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में सबको बहुत ज़्यादा नुकसान। सही, बहुत शुक्रिया जी। ज़ीशान हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि करीम के कंट्री जनरल मैनेजर थे, और इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे इरशाद बुखारी। आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और दोनों की जानिब से मुतालबा किए जा रहे हैं कि आपने शॉपिंग सेंटर्स खोले हैं, आपने बाजार खोले हैं, और जिन्होंने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया आपने उनको सील कर दिया। इसी तरीके आप हमें खोलने तो दीजिए, हम इंश्योर करेंगे कि SOPs पर अमल दरामद हो, और अगर अमल दरामद ना हो तो आप हमारा भी सील कर दीजिएगा, पर एट लीस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलें ज़रूर, क्योंकि ये अवाम के हक में बहुत बेहतर है। अवाम मुश्किलात से दूचार है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। अहम खबर शामिल करते चलें। वज़ीर आज़म से कराची से पार्टी MNA नजीब हारून की मुलाकात। कराची के अवाम को दरपेश मसाइल और उनके हल से मुताल्लिक अमूर पर गुफ्तगू की। भारी मैंडेट से नवाजने पर कराची खास तवज्जो का मुस्तहिक है, कहना था नजीब हारून का। वज़ीर आज़म कराची की तरक्की में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए गहरी दिलचस्पी काबिल तारीफ़ है। इंजीनियर नजीब हारून ने कोरोना से निमटने के फ़ैसले पर खराज तहसीन भी पेश किया और वज़ीर आज़म को ट्रांसपोर्ट की बंदिश के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी की। और अब ज़रा बात हो जाए कुछ क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट बोर्ड की जानिब से नए खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देने के फैसले पर मद्दाहों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। बाज़ मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और हसन अली को कॉन्ट्रैक्ट ना देने पर मायूस है, तो बाज़ को शिकायत है कि फवाद आलम को कॉन्ट्रैक्ट ना देना उनके साथ बड़ी सख्त ज़्यादती है। आज 14 मई है। ये वो दिन है कि जब एक T20 मैच हो रहा था। सईद अजमल का ओवर था, माइक हसी बैट्समैन थे, और एक ओवर था, 17 रन चाहिए थी जीतने के लिए, और उसके बाद जो हुआ उस पर मुअर्रिख खामोश है, मुअर्रिख चुप कर गया। और आज जब ये PCB के फैसले सामने आए हैं और तो फवाद आलम शामिल नहीं, एग्जैक्टली तो भी मुअर्रिख काफ़ी ज़्यादा खामोश है। और चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक ने तो आमिर और वहाब रियाज को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देने का जवाब पेश कर दिया है। वो कह दिए कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया है। आमिर और वहाब को बाहर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फैसला था, साथ में क्योंकि बाबर आजम में कप्तानी का दबाव बर्दाश्त करने की भरपूर सलाहियत है, इसलिए इससे और सरफराज हमारे लिए तीनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। लेकिन शफात ने जो सवाल पूछा था वो सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि फवाद आलम के साथ जो है ये क्यों ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जो उनके फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायूस है। तो इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजियाकार शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। हाशमी साहब, वाई फवाद आलम, मतलब पहले भी इनको लेके कोई ख़ास उन्होंने अच्छा सोचा नहीं हुआ था कि जिनको कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, अभी भी वो कहीं भी स्टार्ट नहीं कर रहे। लगता यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का सोतेला बच्चा है फवाद आलम। हाँ। और जब उसे टेस्ट टीम के साथ रखा, नहीं सकी वहाँ पे भी नहीं खिलाया पिंडी में, उसके बाद फिर उसे दूसरे टेस्ट मैच में भी नहीं खिलाया। तो उसको जब आपने साथ रखा और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में एक बड़ी मेजर शिफ्ट, दो बड़ी मेजर शिफ्ट नजर आ रही है। एक तो नौजवानों पर रिलायंस, दूसरा टेस्ट क्रिकेट जो खेल रहे हैं उनको ज्यादा प्रेफर
प्रेफरेंस दे रही है कि जो आप टेस्ट क्रिकेट खेलें, टेस्ट क्रिकेट खेलने का मुआवजा भी बढ़ाया जाएगा। तो जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों को एक तरफ तो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं, और फिर फवाद आलम को नहीं रख रहे हैं, तो उसके साथ ज़रा सी एक थोड़ी सी फेवर कर देते कि जब आप टेस्ट नहीं खिला रहे और वो आप उसको टेस्ट के 15 खिलाड़ियों में शामिल रखा हुआ, तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे देते, सी कॉन्ट्रैक्ट एक दे देते थे। लेकिन हर चीज़ की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास तोजी होती है, और वो तोजी ये है कि खर्चा बचाना है, और खर्चा बचाने के लिए 19 से 18 लड़के कर दिए। चाहे मैंने एक्सपीरियंस लोग ले जाएं और सामने एक्सपीरियंस बड़ी ज़बरदस्त और शेरों वाली टीम हो जो हमें हरा भी दे, लेकिन हमने यहाँ से नौजवान टीमों को, क्योंकि प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, तो बस अच्छी चीज़ है, रिलायंस ऑन यूथ अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको साथ साथ एक्सपीरियंस को भी लेके चलना पड़ता है। आमिर और वहाब रियाज को टेस्ट मैचों से चले जाने की पादाश में सज़ा दी गई है कि आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी टेस्ट मैच में। वो उसका बड़ा एब्रप्ट फैसला था, नहीं करना चाहिए था उसे, लेकिन आप उसे बताएं, उसको बिठा के समझाते तो शायद वो मखसूस टेस्ट मैच खेल लेता। यूथ इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सपीरियंस को साथ इन दी एंड वो नसीम शाह का वाला मामला भी हो सकता है कि इतना आपने उसको जो है ना बड़ा बना दिया कि बाद में वो बंदे पे इतना प्रेशर आ गया कि वो परफॉर्म उस तरह से नहीं कर सकता। शाहीन शाह अफरीदी वो भी यंगस्टर है, उसको भी तीनों फॉर्मेट खिला रहे हैं, उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो यंगस्टर्स को लेके चलना अच्छा है, लेकिन आमिर और वहाब रियाज के साथ थोड़ी ज्यादती कर दी कि वो दोनों वाइट बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, वर्ल्ड कप में दोनों के आउट थे, PSL में दोनों के आउट थे, फिर आपने दोनों को एकदम से नंबर भी उनका भी साथ के नंबर भी अच्छी है। तो थोड़ी सी ज्यादती है कि आपने जब दो प्लेयर दो फॉर्मेट खेल सकते हैं। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में जो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। शान मसूद सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, शिनवारी सिर्फ T20 खेलते हैं, असद शफीक सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं, अजहर अली सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं। तो आपको जब आप एक क्राइटेरिया बना दे, कुछ जगह आप उसको जस्टिफाई करते हैं और कुछ जगह आप जस्टिफाई। हाशमी साहब, आपकी बात नहीं मोहम्मद आमिर से कि एकदम इतना एब्रप्ट फैसला क्यों कर लिया? उसने जो टेस्ट क्रिकेट से फैसला किया एब्रप्ट, बहुत एब्रप्ट था। उसने किसी से ना पूछा, किसी से भी बात नहीं की और बगैर बताए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उसी की शिकायत है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को। वक़ार यूनुस ने तो पिछले महीने जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि आमिर ने और वहाब रियाज ने पाकिस्तानी टीम को धोखा दिया है। बड़े सख्त अल्फाज थे, बड़े सख्त अल्फाज थे, उन्होंने कहा धोखा दिया, और उसी धोखे की सज़ा अब टीम मैनेजमेंट बगैर बताए दे रही है, जो कि थोड़ी सी गलती है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स को साथ लेके चलना है आपको, अगर आपने यूथ पर रिलायंस करना है तो ब्लेंड बनाए एक्सपीरियंस और यूथ का। पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में अब जो मौजूदा कलेक्शन है, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता अभी टेस्ट चैंपियनशिप का क्या फ्यूचर है, लेकिन हमें बड़ा रिलाय करना पड़ेगा इन बॉलर्स पे। और अभी जो सीरीज़ हुई हमें लगा कि जो बॉलिंग अटैक है वो बड़ा कमज़ोर है। तो जब ये हम टेस्ट सीरीज़ लेके बाहर जाएंगे, अगर कभी भी गए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा कमज़ोर? मैं नहीं कहूँगा, इनएक्सपीरियंस्ड है वो, टैलेंटेड, इनएक्सपीरियंस के लिए बात तो एक टैलेंटेड बहुत है, उसको आपने ग्रूम करना है उस टैलेंट को, लेकिन साथ साथ आपने एक्सपीरियंस भी लेके चलना है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक को तैयार कर लेते, आमिर या वहाब को, थोड़ा सा बातचीत कर। आमिर ये चाह रहा था कि वो हर टेस्ट मैच ना खेले, UAE में टेस्ट मैच होते हैं, वो बॉडी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, फ्लैट विकेट्स होती है, फास्ट बॉलर का पट्टा बैठ जाता है बिल्कुल। तो आप उसको सेलेक्टेड टेस्ट मैचेस खिलाते, थोड़ी सी बात कर लेते, लेकिन किसी ने उससे बात भी नहीं की और उसने भी एक बड़ा एब्रप्ट डिसीजन। अच्छा, सरफराज इज स्टिल इन द कैटेगरी B, ले आए। अभी क्या लगता है, गुस्सा सरफराज पे भी मौजूद है या थोड़ा बहुत कम हुआ है कि इनको कैटेगरी B में ले ही आए एटलीस्ट? नहीं, वो जो 18 अक्टूबर पिछले साल जो एक डिसीजन लिया था कि एब्रप्टली उसको हटा दिया, दो फॉर्मेट से हटा दिया था, एक फॉर्मेट बचा था, वो इसलिए नहीं हटाया था उस वक्त कि कोई वनडे था ही नहीं। तो जब अब वनडे आने वाला है तो बाबर को कप्तानी दे दी। नविश्ता दीवार था, दीवार पे लिखी हुई थी तहरीर कि उसको हटाना है, उसको तो एक बहुत बड़ा फेवर कर दिया कि वो अभी वो तीनों टीमों में नहीं है, लेकिन वो फिर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। ये कमाल है वैसे, यही सारी। लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा, कल हम जब ये खबर पढ़ रहे थे कि सरफराज कैप्टनसी से हट गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा था क्या रिएक्शन थे। अच्छा थे क्योंकि बाबर आजम अच्छा कैप्टन साबित हुआ, और बुरा थे क्योंकि सरफराज कैप्टनसी से हट गए। थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। टेस्ट मैच में अगर आप देखें, आखिरी टेस्ट जो सरफराज ने खेला 50 रन 10 कैचेस पाकिस्तान का रिकॉर्ड, और आखिरी जो 6 वनडे में कप्तानी की 6 के 6 पाकिस्तान जीता। तो इट कैन ओनली हैपन इन क्योंकि उससे पहले ही जब मिसबाह हक साहब मीडिया से गुफ्तगू भी कर रहे थे तो वो सरफराज के हक में बात करते थे, लेकिन सरफराज को हटा दिया गया, फिर हमें कुछ समझ भी नहीं। बहुत शुक्रिया जी, शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने देखा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे वकार यूनुस साहब ने बोला था कि वहाब और आमिर ने धोखा दिया, तो इसलिए वो नहीं है। ख़वातीन हज़रात, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।